तो जरा थोडासा आपण लक्षात ठेवूया. तसा तुम्ही ऐकलाच आहे त्याला, मी पण तरी हे करतो. हाँ, आप तो अभी बिजी है सबसे. हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है. तुम्ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है. हर एक बात पे कहते हैं कि तू क्या है. तुम्ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है. गालिब की गजलें, गालिब की शेर ये थोड़े से मुश्किल होते हैं समझने के लिए. सच में जी मुश्किल है. जो बहुत अच्छे उर्दूदा या उर्दू के ज्ञानी होते हैं वो जरा समझ सकते हैं. अपन लोगों को थोड़ा जो उर्दू सीखनी पड़ती है तो उसका मतलब ऐसा है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है. अपने यहाँ पर जब हम बातचीत करते हैं तो कोई भी बात पर अरे तू क्या है, तू क्या बता रहा है, इस प्रकार से हम लोग हमेशा बातें करते हैं. कोई भी बात हमारी जब चर्चाएं शुरू होती है तो वो चर्चाओं में तू मैं ज्यादा होती है. गालिब कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है. तुम ही बताओ कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. तुम ही बताओ, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. अरे भाई ये बातचीत करने का क्या तरीका है. तू क्या है. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. बहुत खून में, शरीर में जोश है, उत्साह है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा. मतलब रगों में जब खून दौड़ता है तो गर्मी आती है ना, और वो अपन देखते हैं हमेशा. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है. तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी जो अभिव्यक्ति है वो तो तुम्हारे आंखों से व्यक्त हो जाना चाहिए. तुम क्या कहना चाहते हो. होता क्या है, बातचीत के दौरान हमने अक्सर देखा है, आज हम लोग इतने सालों से यहाँ मिल रहे हैं, 1 साल से तो ज़्यादा हो ही रहा है. नहीं ज़्यादा हुआ, 4-5 साल. और इतने सालों में हम जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी बात से कोई आदमी दुखी ना हो. ऐसी तो हम बात नहीं करें कि जिससे कल हम लोग जब मिलते हैं वो कहते हैं ना कि जब दुश्मनी करो तो जम के करो, लेकिन ध्यान में रहे आप सबको मालूम है कि भाई फिर से दोस्त होना पड़े तो शर्मिंदा ना होना पड़े. तो बातचीत करने का ये जो तरीका है हमारा वो थोड़ा सा परिष्कृत होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए. बात तो कहनी है अपनी, लेकिन उस बात को तू मैं का स्वरूप नहीं है. मैं अक्सर देखता हूँ कभी कभी यहाँ पर भी बाहर भी, तो हम लोगों को इन बातों को टालना चाहिए, ताकि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो एक जो कल्चर सुसंस्कृत समाज जो है वो हम लोग नहीं बन पाएंगे. और अगर हम सुसंस्कृत समाज नहीं बन पाएंगे तो हमारी जो भी समस्या है उनको हम लोग केवल सड़कों पर, चौराहों पर, पान ठेलों पर, जब भी हमारी कोई ऐसी मीटिंग होती है उसी में हम समझाने का, सुलझाने का प्रयास करेंगे. उसको वास्तविक रूप से कैसे सुलझाना है इस बारे में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे. क्योंकि अगर ये अपना मैत्रीपूर्ण संवाद जो है यहाँ हम लोग ये करते हैं, ये अगर कायम रहे, ऐसा अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें अपने बातचीत के तरीकों को सुधारना पड़ेगा. और नहीं तो मुश्किल हो जाएगी. बहुत समूह बनते हैं, टूट जाते हैं, संगठनाएं बनती है, टूट जाती है, और उसका मुख्य उद्देश्य, उसका जो मुख्य कारण जो होता है वो हमारी बातचीत करने का तरीका है. हर एक के अलग मत है, हर एक के अपने विचार है, हर एक को अपने कहने की बात आज़ादी है, लेकिन कहते समय हम थोड़ा सा सोच समझ के कहे तो अधिक अच्छा है. अब रहा आज के विषय की बात. 17 तारीख को
मतलब सोमवार को हमने संविधान चौक पे एक धरना रखा है और वो धरना है बजेटमध्ये आमचा वाटा आणि वाटेकरता कायदा, बजट में हमारी हिस्सेदारी और उसके लिए कानून। करीब सुबह 11 बजे से धरना चालू होगा और दोपहर 4 बजे तक चलेगा। बीच में दोपहर में 2 बजे हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को निवेदन देंगे और 4 बजे तक के उसको समाप्त करेंगे। मेरी फुलझेले साहब से बातचीत हुई। फुलझेले साहब ने ये कहा कि भाई विगत कई दिनों से हम लोग केवल बजट पर चर्चा कर रहे हैं, पैसों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पैसों के विषयों में रुचि नहीं होती, बजट में इंटरेस्ट नहीं है और बाबा साहब के जो जीवन के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। उनके विषय में जब हम बात करते हैं तो लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन केवल बजट के बारे में अगर ज्यादा चर्चा हुई तो लोगों में उतनी रुचि नहीं है। और ये हम बजट पर, पैसों पर, अपनी योजनाओं पर, अपने को आवंटित किए जाने वाले धन पर, जब इन पर हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत कम लोगों को इसमें रुचि है और बाकी जो बातें होती है उनमें ज्यादा, और सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट तो राजनीति है ना। राजनीति हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए, कोई उसमें बुरी बात तो है नहीं। लेकिन धन का अभाव जो है वो राजनीति में हमें असफल बना देता है। हमारे यहाँ पर जो हमारे असफलताओं के अनेक कारण हैं जो हम लोग ढूंढते, उसमें हमारे समाज का गरीब होना, दरिद्र होना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम लोग अधिक सक्षम होते, समृद्ध होते तो शायद हमारे राजनीतिक दलों की और राजनीतिक संगठनों की हालत अलग होती। अभी एक डिबेट हुई, मतलब शरद पवार के 2 स्टेटमेंट जो है वो बड़े विवादास्पद रहे। एक उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस जैसा संगठन होना चाहिए, ये बहुत अच्छा संगठन है और अच्छे तरह से बांधा गया। और दूसरा एक उनका विवादास्पद एक बात रही कि वो एकनाथ शिंदे का उन्होंने एक समारोह में सत्कार किया तो उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने, राउत साहब वगैरह ने उनको कहा कि भाई ये पवार ने ठीक नहीं, एक गद्दार का अभिवादन करना, अभिवादन नहीं, लेकिन अभिनंदन करना ठीक नहीं है। शरद पवार हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, कभी कभार बहुत सुलझे हुए, मंझे हुए नेता है। उनकी विद्वत्ता को, उनकी जानकारी को चैलेंज करना ऐसा ठीक नहीं। वैसे वास्तव में बहुत सीनियर और बहुत, मतलब जिसको क्या कहा जाए कि अनुभवी नेता है। संघ के बारे में जब उन्होंने कहा, आरएसएस के बारे में, कि भाई ये एक अच्छा संगठन है और इसके संगठन में कुशलता बहुत अच्छी है, तो इसके 2 अर्थ होते हैं। वो केवल संघ के उद्देश्यों के बारे में सहमत तो नहीं है वो, लेकिन संगठन कौशल के बारे में वो आरएसएस की तारीफ है। हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा और ज्यादा विश्लेषण होना चाहिए था। उन्होंने संघ के विचारों की तारीफ नहीं की है, उससे सहमति नहीं बताई। उन्होंने ये कहा कि संगठन ही अच्छा है और इस प्रकार से संगठन बांधा जाना चाहिए। और आप जानते हो कि भाई आज आरएसएस ये दावा कर रहा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा एक युवा संगठन है, ये बांधा हुआ संगठन। और अभी आपने ये भी आज के भी अखबार में पढ़ा होगा आपने कि करोड़ों का उन्होंने कार्यालय दिल्ली में बनाया है, 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, पूरी सुविधा है, दवाखाने है, सब है, और करीब 300 से ज्यादा कमरे बने हुए हैं वहाँ पर।
और पूरा उन्होंने बहुत सुसज्जित ऐसा कार्यालय बनाया है। अब इसमें अगर आप देखोगे, संघ की विचारधारा से सहमति नहीं बताते हुए भी संगठन के कौशल पर पवार जी ने जो कहा है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक और अच्छे से एक बात का विश्लेषण नहीं किया। देखिए, निसंदेह संगठन के तो आरएसएस के लोगों का संगठन ये अच्छा है, संगठन के तौर पर, विचारधारा के तौर पर नहीं। लेकिन उसमें एक बात है, वो आपने गौर करनी है। संगठन जो होता है, चोरों का भी होता है, डाकुओं का भी होता है। डाकुओं का भी गिरोह होता है, और डाकुओं के गिरोह में जितना अच्छा संगठन होता है डाकुओं का, उतना शरीफों का नहीं होता। वो लोग मिलकर, अभी अपने अली बाबा की 40 चोरों की कहानी सुनी। 40 चोरों का एक सरदार है, और वो अपने सरदार के लिए जीने मरने की ये करते हैं। आपने देखा होगा, डाकू, चोर, बदमाश, इन लोगों के जो संगठन बनते हैं ना, बहुत बड़े तो नहीं होते, माफियाओं के संगठन भी होते हैं, लेकिन इनमें संगठन कौशल बहुत अधिक होता है। हम प्रामाणिक लोग, हम दोस्त लोग, हम राजनीतिक पार्टी के लोग, हम लोग सामाजिक संगठनों के लोग, इनमें जितनी वफादारियां होती है, उससे कई गुना ज्यादा वफादारियां चोरों के संगठन में होती है, डाकुओं के संगठन में होती है। ये मेरा मत है। हमारे यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक प्रेम भाव से इकट्ठा होते हैं, एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं, और हमारी वफादारियां भी कभी कभी बदल जाती है। चोरों के, डाकुओं के संगठन में नहीं बदलती। तो संगठन डाकुओं का अगर है और उसमें संगठन कौशल है, तो क्या हम उसकी प्रशंसा करेंगे कि डाकुओं का संगठन तो बहुत अच्छा होता है और हम शरीफों के संगठन ये अच्छे नहीं होते? इस प्रकार का विश्लेषण नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्लेषण यह होना चाहिए कि भाई वो क्यों इकट्ठा होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये होता है उनका, उन्हें कुछ तो भी डाकुओं को अपने हितों की, अपने स्वयं के हितों की रक्षा करनी होती है। लूटपाट करना है, धन प्राप्त करना, हमें पैसा चाहिए, और वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, लूटते हैं, लोगों को मारते हैं। मुझे खास करके जरायम पेशा जातियों पर हमने बहुत काम किया। मुझे बीजे एंटी थे, एंटी नहीं, उसको बीजे ही कहते, केवल विमुक्त जातियाँ, जिनको पहले ब्रिटिशों ने जरायम पेशा या अपराधी जातियाँ करके घोषित की, जिसमें अपने पारधी वगैरह, वडार वगैरह जो आते हैं ना, उनको पहले उन्होंने चुनने की कोशिश किया। वो किस प्रकार से मतलब लोगों को मारते हैं, इसके बहुत लंबे किस्से और किस प्रकार से उनके अंदर की वफादारी होती है, इसके भी बहुत किस्से हैं। मुझे लगता है ठगों की कहानी आपने सुनी होगी। अंग्रेजों ने ठगों को इतना मतलब ठगों का जब निर्धारण करना था, उनको खत्म करना था, तो ठगों के समूह को ऐसे फांसी देकर पेड़ों से टांग के रखते थे अंग्रेज। और ठग ये उस समय की, अपने को जब शब्द मालूम है, इतना संगठित गिरोह होता था। उस समय लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, सरायों में रुकते थे। ये उसी सराय में जाएगा ठग, उसको पटाएगा, उसको विश्वास मिलेगा, मार डालेगा, उसकी संपत्ति छीन लेगा, और बाद में ये ठग लोग उसी को वहीं गाड़ देंगे सराय में या कहीं जंगल में, और उसके ऊपर बैठकर गुड़ खाएंगे। इतने क्रूर होते थे, और उनके मजबूत बहुत संगठन होते थे, जिनका निर्धारण करने के लिए, जिनका तोड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को बहुत प्रयास करते। तो ये तो इनके अंदर की जो बनावट है, इनकी मजबूती बहुत अधिक होती है। तो क्या आप ये संगठन के इस प्रकार के ढांचे को आप आदर्श कहेंगे? अपने स्वयं के हितों की रक्षा है, उस समूह के, उस गिरोह के हितों की रक्षा, उस समूह के संपत्ति को पाना, ये उस गिरोह का मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए उनमें संगठन क्षमता ये बहुत अधिक अच्छी होती है, क्योंकि उसके बिना वो जिंदा रह नहीं सकते। अगर संगठन में कोई मुखबिरी करे
डाकुओं के चोरों के संगठन में कोई मुखबिरी करे तो पूरा संगठन पकड़ा जाता है और पूरा संगठन नष्ट हो जाता है, पूरा गिरोह नष्ट हो जाता है। एक मुखबिर पूरे संगठन को बर्बाद करता है, इसलिए मुखबिरी वहां नहीं चलती। उद्देश्य लेकिन उनका किस प्रकार का होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग एक सिविल सोसाइटी के लोग जो संगठन बनाते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना, भलाई करना, न कि अपने गिरोह की रक्षा करना। तो लोगों का कल्याण करने में ये जो गिरोह इसमें होते हैं, इसमें अगर समझो हमारे से कोई गलती हो भी जाए तो पूरे के पूरे समाज के सर्वाइवल का प्रश्न नहीं होता या संगठन के टूटने का प्रश्न नहीं होता, लेकिन हित, लोगों का हित ये सर्वोपरि होता है। जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन या बाकी संगठन हम लोग चला रहे हैं, और आरएसएस का जो संगठन है वो तो केवल जैसे डाकुओं का संगठन होता है वैसे केवल अपने एक विशेष समाज के हितों के लिए। आपने कभी ये सुना है कि संघ में ब्राह्मणों के अलावा कोई भी वहां का सरसंचालक या कोई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे रहा है? कभी आपने सुना है कि ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के सिवा संघ ने ऐसा कोई कदम उठाया है कि उस संगठन में कोई दूसरा अनुसूचित जाति, जनजाति का तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है, ओबीसी महत्वपूर्ण पदों पर गए हो? संघ के दिशा निर्धारण में ओबीसी का सहभाग आपने सुना है? नहीं। चलिए ओबीसी को भी छोड़िए, मध्यम उच्च जातियों में जो मध्यम वर्ग की जाति है, जैसे राजपूत है, जैसे हम लोग उनको मानते हैं, तो क्षत्रिय जातियां बोलते हैं। क्या आपने देखा कि क्षत्रियों जैसे जातियों को भी उन्होंने कभी अपने संगठन में स्थान किया? उनके ऊपर हम जाते हैं, जैसे सीके चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु, जिनका बंगाल और बिहार में बहुत बड़ा उनका एक दायरा है, श्रीवास्तव वगैरह बहुत सारे लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी है, बच्चन फैमिली वगैरह, सब कायस्थों की फैमिली। ये लोग अपने आप को समकक्ष समझते हैं ब्राह्मणों को। तो क्या ब्राह्मणों ने इनको कई जगह दी? नहीं। आज यूनिवर्सिटीज में जितने भी कुलपति के, कुलगुरु के जितने भी पद, इन पदों पर जो नियुक्तियां हो रही है वो केवल ब्राह्मणों की। और उसके बाद में जो ब्राह्मण समर्थक या ब्राह्मणों के लिए जो काम करना चाहे ऐसे सवर्ण, निचली जाति का तो छोड़ ही दो, लेकिन जो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करे ऐसे ही सवर्णों को वो अपने पास रखते हैं। पूरा का पूरा आरएसएस केवल ब्राह्मण हितों के लिए, आज से नहीं, विगत 70 साल 75 साल से केवल ब्राह्मण समाज के हितों के लिए काम करता है। और अब ऐसे जो एक समूह के हितों के लिए काम करे, उनके अंदर उनका संगठन अगर संगठित नहीं हो तो क्या वो ब्राह्मणों के हितों के लिए काम कर पाएंगे? पवार साहब से मैं जो थोड़ा सा असहमति रखता हूँ इसलिए कि संगठन, वो कहते हैं कि भैया आरएसएस का संगठन बहुत अच्छा संगठन है, ऐसा संगठन बनना चाहिए। वो संगठन के हिसाब से अगर कहे तो ठीक है, एक हद तक हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन उस उद्देश्य के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें उससे असहमति व्यक्त करनी पड़ती है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि संगठन बनता क्या है, संगठन होता क्या है। अब हमने बुद्ध की जब आइए सब्जेक्ट बैठिए, बुद्ध के जीवन के बारे में जो हम छोटा मोटा जानते हैं, तो एक सुमेध नाम के सफाई कामगार की हमको कहानी पता चलती है कि भाई तथागत जा रहे थे, रास्ते में सुमेध रास्ता साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तथागत को देखा, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो बाजू में हो गया कि भाई एक साधु जा रहा है, ऊंचे कुल का आदमी है, तो मुझे नहीं होना चाहिए उसके सामने। वो चुप गया। तथागत ने उनको बुलाया और बोला क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर निचली जाति का समझा जाता है, तो आपके सामने, आपके समक्ष रखना ही कोई मेरे लिए उचित बात नहीं है। तो तथागत ने कहा, उनसे बातचीत की, और तथागत को ये लगा कि ये आदमी
किस जाति से जन्मा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस आदमी में कुछ गट्स है, इसमें कुछ इसके अंदरूनी कुछ अच्छी बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि सुमित आ जाओ, भिक्षु बन जाओ। सुमित भिक्षु बन गया। सुमित भिक्षु बन गया और बाद में उसके अंदर की जो बात थी कि भाई उसके अंदर जो एक हम ये कहेंगे कि सुलझा हुआ एक आदमी था, वो भिक्षु बन गया। लेकिन तथागत ने ये नहीं बोला कि भाई ये एक सफाई कर्मचारी के जाति से आया है इसलिए हम इसको भिक्षु नहीं बनाएंगे। देखो, संघ की विचारधारा में और बुद्ध की विचारधारा में कितना अंतर होता है। और एक कहानी है बुद्ध मत में, वो है उपाली। उपाली नाई था, शाक्यों का नाई था, उनकी हजामत करता था। तो तथागत जब सम्यक संबुद्ध बने और अपने कपिल वस्तु में आए, तथागत ने वहाँ पे लोगों को प्रभावित किया और बहुत सारे लोग इतने प्रभावित हुए, उनको लगा कि हमने भी भिक्षु संघ में जाना। और अच्छे शाक्य कुल के अच्छे राजकुमार सिद्धार्थ के भाई जो चचेरे ममेरी, अब जो वहाँ के अच्छे कुल के थे, वो लोग आए और बड़ी संख्या में आए और तथागत को कहने लगे कि तथागत, आपने जो भिक्षु संघ जो बनाए हैं, हम उसके सदस्य बन के भिक्षु बनना चाहिए। हमको धर्म की दीक्षा दीजिए, हमको भिक्षु बनाइए, भिक्षु की दीक्षा। बहुत लोग आए तो तथागत ने आनंद से कहा, आनंद उस समय थे, यानी अपने सीनियर भिक्षु से कहा कि भाई इनको दीक्षा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो दीक्षा दोगे वो उपाली को। उपाली भी क्या था, उसको भी भिक्षु बनना था और उपाली नाई था। शाक्य कुल के राजकुमारों से पहले तथागत ने उपाली को दीक्षा दी और उपाली को पहले भिक्षु बनाया और शाक्य कुल के जो राजकुमार थे उनको बाद में भिक्षु बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि भिक्षुओं में जिसकी प्रवज्या उपसंपदा पहले हुई हो, भले उसकी उम्र कितनी छोटी रही या बड़ी रहे, वो भिक्षु सीनियर है। जो पहले भिक्षु बना है वो सीनियर है। 60 साल का कोई बूढ़ा है भिक्षु बना है और पहले ही कोई 20-25 साल का बच्चा पहले भिक्षु बना है, तो ये 25 साल का भिक्षु जो है वो 60 साल के बूढ़े से सीनियर माना जाता है और ये 60 साल का भिक्षु उसको वंदन करेगा, न कि ये उसको करेगा। उसकी उम्र जो है भिक्षु की, तो उसकी उपसंपदा से जानी जाती है। तथागत ने कहा कि अगर हम लोग राजकुमारों को पहले भिक्षु बनाएंगे तो उनका अहंकार नहीं जाएगा। जो शाक्य कुल का जो अहंकार है कि मैं शाक्य कुल से आया हूँ और वहां का राजकुमार हूँ, जब वो उपाली को नमन करेंगे तो उनका अहंकार कि भाई मैं किसी नीचे समझे जाने वाली जाति को मैं नमन कर रहा हूँ, उनका अहंकार नष्ट हो जाएगा। अब आप बताइए, संघ तो दोनों है, एक भिक्षुओं का भी संघ है और आरएसएस का भी संघ है। भिक्षुओं के संघ में कम ज्यादा होगा, लेकिन इतने सालों से वो भी तो संघ अक्षुण्ण है, कमजोरियां होगी, कुछ लोग गलत होंगे, उनमें कुछ दोष होंगे, लेकिन फिर भी भिक्षु संघ तो कायम है, विगत 2500 साल से है। और ये भी संघ है, ये भी आज ये दावा करता है कि भारत का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस दावा करता है, दावे में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन उद्देश्यों के मामले में उस पैमाने पर अगर आप नहीं आकलन करोगे तो मुझे लगता है कहीं तो भी गलती हो जाएगी, कहीं तो भी भूल होगी। कभी भी किसी भी संगठन का, कोई भी संगठन हो, उसको अगर जांचना है तो उसके उद्देश्यों पर जांचना है, वो क्या चाहता है। और अगर ये बात, यानी जिस प्रकार से इन दोनों संगठनों की हम लोग तुलना करें, एक भिक्षुओं का संघ तथागत ने बनाया, बहुत, अगर ये बात हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत अंदर तक जाती है। भारत में जाति व्यवस्था, जब जाति व्यवस्था बनती है, और जो हमारा सबसे बड़ा दर्द है, हमारा सबसे बड़ी समस्या है हमारी कि भारत की जाति व्यवस्था, कि भाई भारत में जातियों को विभाजित कर दिया। पहले विभाजित तो किया तो ठीक है,
अलग अलग कर्मों के हिसाब से विभाजन किया गया, इस प्रकार से समर्थन किया जाता है कि जाति व्यवस्था ये कर्मों का बंटवारा है कि कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करें, कुछ लोग श्रमिकों के काम करें, कुछ सैनिकों के काम करें, कुछ सेवा का काम करें। तो ये जातियों का बंटवारा, ये कर्म का बंटवारा है। इस प्रकार से हिंदुओं में समर्थन किया जाता है। लेकिन इसमें ऊंची नीच कहाँ से आ गई? अगर सब कर्म ही सब बराबर है तो कर्म तो कोई भी कर सकता है भाई, तो उसमें ये ऊंचा और ये नीचा ऐसा कैसे आ गया? और इसमें बहुत गहराई में जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि पहली बार जब जातियां बनी या जब पहली बार वर्णाश्रम धर्म हुआ तो वो जन्म पर आधारित नहीं था, वो कर्म पर आधारित। पहले के काल में, वेद काल में या काल में वो कहते हैं कि भाई पहले ये जन्म नहीं था, बाद में सब ये कर्मों पे था। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने ये निर्धारित किया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मेगा वही ब्राह्मण होगा। मतलब जन्म के आधार पर कर दिया, कर्म के आधार पर जन्म के आधार पर कर दिया। और उसकी वजह से इस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी होती है कि उसकी वजह से एक वर्ग अपने आप को समाज से उसने अलग कर दिया कि हम ही, जो ब्राह्मण कुल में जन्मेगा वही ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण कुल में जन्मा तो ब्राह्मणी के ही पेट से जन्मना चाहिए। ब्राह्मण अगर किसी और क्षत्राणी से, वैश्याणी से या शूद्राणी से शादी करता है और उससे संतति होगी, वो भी ब्राह्मण नहीं होगी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा। उसकी पत्नी भी ब्राह्मणी थी। इतने कड़े बंधन जब लगाकर एक संगठन जब खड़ा होता है, ब्राह्मण नाम का संगठन खड़ा होता है, तो वो केवल ब्राह्मणों के हितों के लिए होता है, न कि समाज के हितों के लिए। समाज के हितों के लिए नहीं, केवल ब्राह्मणों के हितों के लिए होता है। और वो पूरा मैकेनिज्म केवल ब्राह्मणों के हित रक्षण के लिए किया जाता है। आज की जो मतलब व्यवस्था जो संघ ने कायम की है कि ब्राह्मण हितों की रक्षा करना, ये एकमात्र उद्देश्य बनाया गया संगठन है वो। और आप मुझे बताइए, अगर वो संगठन इतना मजबूत नहीं बनेगा तो क्या ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो पाएगी? विगत हजारों साल से केवल अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने त्याग किया, ब्राह्मणों के हितों के लिए उन्होंने बलिदान दिया। वो भिखारी बन के रहे, भिक्षुक बन के रहे। बाबा साहब ने तो उस पर काफी कई बार पहले बहुत प्रारंभ से उस पर कमेंट किया है कि भाई कोई पानी मतलब ब्राह्मणों का धंधा खाना बनाना, पानी देना, तो पान का ब्राह्मण, तो भोज का ब्राह्मण, तो लेकिन ब्राह्मण। और इतना करके कहा है बाबा साहब ने कि कुत्ते की दुम जैसे सीधी नहीं होती ना, आप चाय कितने भी साथ नलकी में रखो सीधी नहीं होती, उस प्रकार से ब्राह्मण कभी सीधा नहीं होता। ये हमेशा अपने वर्चस्व के लिए वो चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे बड़ा मानो, मुझे वर्चस्व मानो। और उस वर्चस्व को कायम टिकाने के लिए एक संगठन खड़ा हुआ है और वो है आरएसएस। और पवार साहब जब किसी भी अर्थ में ये कहते हैं कि भाई आरएसएस का संगठन कौशल अच्छा है, तो मुझे ये दुख होता है कि भाई उद्देश्यों से ज्यादा केवल संगठन पर आप ध्यान दोगे। तो मैं कहूंगा कि डाकुओं का संगठन भी बहुत अच्छा होता है, चोरों का भी संगठन बहुत अच्छा होता है। डाकू, चोर, लुटेरे, ये आपस में ये जो गिरेबाज होते हैं, इनका तो संगठन क्या पूछना है। आपके जो हमारे जो संगठनों से नहीं होते कि आज मिले कल झगड़े पर बाजी हो गए। तो उद्देश्यों से ज्यादा हमको उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम लोग संगठन बनाते हैं, अगर हम लोग कोई भी संगठन बनाते हैं, तो उस संगठन को इसके बाद में मापने के लिए हम उसके उद्देश्यों पर ज्यादा ध्यान दें। कितनी संख्या है आज का मैं तो ज्यादा हो जाएगी। आज संगठनों का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो संख्या के बल पर, पैसों के बल पर, उसके पास कितनी सत्ता है इसके बल पर ये किया जाता है। हम लोग भी उसी में बहुत बार उलझ जाते हैं कि भाई हम इन बातों पर उलझते हैं। मुझे इस बात पर हम लोग ध्यान दें कि हम लोग जब संगठनों की चर्चा करते हैं, अपने आपस की चर्चा करते हैं, तो हम इस बात की भी चर्चा करें कि हमारे संगठन बने किस बात के लिए। हम लोग जो संगठन बना रहे, कोई भी समूह बना रहे, उसका उद्देश्य क्या एक केवल समूह का हित है? एक ग्रुप का, एक कुछ समूह के लोग हैं हम लोग, और हमारे समूह के हाथ में सत्ता आना चाहिए, संपत्ति आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, क्या इतने उद्देश्य हम लोग संगठन? तो उस प्रकार से वैल्यूएशन करिए, न कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने लोग हमारे चुने गए हैं, कितनी हमारी, इस बात पर नहीं। क्योंकि उद्देश्यों के कारण जो अच्छे संगठन होंगे वो दूर तक के चलेंगे अगर उसके उद्देश्य अच्छे हैं। और ये दोनों संगठन है, आज ब्राह्मणों का भी संगठन है और बौद्धों का भी संगठन है।
ब्राह्मणों का संगठन भारत के बाहर नहीं बन पाता। एक बार तो ऐसे थी कि सिलिकॉन वैली में अमेरिका से पूरे ब्राह्मणों को चुन चुन के बाहर निकाला गया। एक समय ऐसा भी था। ब्राह्मणों का संगठन भारत के बाहर नहीं फैला और इनका जो तथाकथित जो वैदिक धर्म है वो भारत के बाहर नहीं फैला, जबकि बौद्ध मत जो है वो सब जगह फैला, पूरे विश्व में फैला और आज फिर से भारत में फिर से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि उद्देश्यों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे संगठनों में संगठनात्मक जो कमियां हैं इसको दूर किया जा सकता है। वो भी दूर नहीं किया जा सकता ऐसी बात नहीं है। हम उनसे भी बड़ा संगठन बना सकते हैं, उनसे भी अच्छा संगठन बना सकते हैं और उनसे अच्छी उपलब्धियां पा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा कि जब हम ये समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है। और अगर उद्देश्यों में भिन्नता रही, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को भैया अपना अहंकार की ये करना है कि नहीं मेरा अहंकार मैं बड़ा हूं, तो फिर संगठन नहीं बनेंगे और बनेंगे भी तो टूट जाएंगे। चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी पार्टी हो, उसको सबको लागू है कि तुम्हारे उद्देश्य जब तक के बहुत अच्छे उम्दा नहीं होंगे तब तक कि आपको ये नहीं है। अब पवार साहब की और भी बातें थी कि जो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का जो स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया उसके बारे में, तो ये तो एक अंदरूनी मामला है उनका, एक जिसको क्या राजनीतिक मामला है और उन्होंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, ये केवल एक औपचारिकता थी। इस पर फिर अपन कभी चर्चा करेंगे। एक अंत में फिर से मैं आपसे कह दूं कि भाई हमारे यहाँ पर बजट की बात चल रही और हम लोग बजट पर कल लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब हमारे भाई साहब आए हैं, सोमवार को मंडपे साहब हमारे भाई हैं और मंडपे साहब हमारे भाई हैं, मतलब सच में रिश्ते में ही हमारे भाई। तो बात ऐसी है कि राहुल सोमवार जी एक ऐसे इनके जैसे जो अपने कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स है ना, वो राहुल सोमवार जी की मूवमेंट चला। राहुल सोमवार जी है, शिंदे जी है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक है, कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अभी नासिक है और नासिक में सहकारी समितियों का एक अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन है और वो जो सम्मेलन था उसमें राहुल गए शिरकत के, हमारे समता सेंटर के समन्वय थे और मुझे उन्होंने नासिक से फिर वो येवला गए, वहाँ धर्मांतर घोषणा गोंदी से उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन है और फिर उसके आने के बाद भी हमारी बातचीत हुई, संक्षेप में हुई। उन्होंने कहा कि भाई सहकार के क्षेत्र में हम लोग बहुत कमजोर हैं, सहकार के क्षेत्र में बहुत कमजोर है और हमारी जो सहकारी समिति है, सोसाइटी है, सहकारी बैंक है, जो भी हमारे सहकार के मामले में कमजोर है। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात सही है और उसको बात नहीं की क्योंकि बात पैसों की है, बजट की, इसलिए मैं क्या। तो मैंने उनसे कहा कि सहकार के मामले में आप तो बहुत मतलब जानकारी रखते हो कि उसका एक भाग हो, मैं सहकार की सोसाइटियों के मैं उसमें संपर्क में नहीं रहा। मैंने उनको कुछ बातें पूछी कि आप जानते हो कुछ कितना इस पर डेवलपमेंट हुआ है। मैंने उनको ये बताया कि भाई जो अपने फंडामेंटल राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स में पहले सहकारी समितियों को बनाना और चलाना ये मूलभूत अधिकार नहीं था, बाद में डाला गया। कितने लोगों को अपने को मालूम है, अपने को से मालूम है कि सहकारी सोसाइटी बनाना ये मूलभूत अधिकार बन गया। कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, हम लोग नहीं जानते, एक अलग मैटर है। मैंने कहा ये चलो ठीक है, ये तो टेक्निकल बात होगी। क्या आप ये जानते हो कि सहकार के नाम पर, सहकारी सोसाइटी के नाम पर हम लोगों के बजट से करोड़ों रुपए लिया गया है? कितने लोग जानते हैं? हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सहकार के नाम से प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति उपयोजना से और पहले स्पेशल कंपोनेंट प्लान से करोड़ों अरबों रुपया ये डाइवर्ट किया जाता है सहकार के नाम पर? कितने लोग जानते हैं हमारे यहाँ? सहकार, हमारा राहुल थोड़ा भावुक है, भावनिक है। हमने कहा आप ये कहते हो कि भाई हमारे लोगों ने सहकार में बढ़ना चाहिए, तो गलत बात तो नहीं करते हो। कोऑपरेटिव अगर इकट्ठा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, कोऑपरेटिव कारखाने हैं, मतलब दूध योजना है, बहुत सारा कोऑपरेशन में तो एक समान दर एक व्यवस्था ही है वो, इसमें हमारे लोग नहीं है।
लेकिन आप जानते हो कि कितना पैसा डाइवर्ट हुआ है? हमारे यहाँ पर नागपुर में हर जगह, कोल्हापुर, इचलकरंजी में तो बहुत ज्यादा, जयलू साहब, इनमें जितने भी ये सोसाइटियां थी, इनमें जो मेंबर बनते थे उसके लिए हमारे आमदार, हमारे महाराष्ट्र के आमदार ये अनुरोध करते थे कि भाई इन सोसाइटियों में अनुसूचित जातियों का सहभाग रहे, इसलिए अनुसूचित जाति के किसान अनुसूचित जाति से बनने के लिए इनको कंपोनेंट प्लान से पैसा दिया जाए, और वो कंपोनेंट प्लान का पैसा वहां से डाइवर्ट करके ये जो सहकार सोसाइटियां बनाते थे उसको डाइवर्ट किया जाता था। वो नॉमिनल मेंबर होता था हमारा किसान या हमारा दूध उत्पादक, उसका नॉमिनल मेंबर होता था, पैसा कटता था, और आज तक के ये पता ही नहीं चला कि उसका क्या हुआ। प्रति वर्ष करोड़ों रुपया शेड्यूल कास्ट के कंपोनेंट प्लान से सहकारी संगठनों को दिया गया, और हम हर साल, हमने जब हम लोग बजट का आंदोलन करते थे तब हमने ये बात उठाई थी कि ये करोड़ों रुपया जो आपने डाइवर्ट किया है उसका क्या हुआ। आखिर ये नॉमिनल मेंबर थे, और कुछ दिनों के बाद में वो शक्कर कारखाने भी बिक गए, वो दूध योजनाएं भी बिक गई, और सूद गिरमियों का तो पता ही नहीं चला। जब अगर आपने बजट में हमारे धन का, बजट के हमारे धन का हमारे उपयोग के लिए, मतलब हमारे आर्थिक उत्थान के लिए जो पैसा आया था उसका कैसे, कौन से मार्गों से वो गया, और आज हमारे समाज में जो गरीबी है, दरिद्रता है, हम लोग व्यवसाय में नहीं आगे बढ़ पाए, इनके कारणों को अगर आप जानोगे तो फिर से आपको आना पड़ेगा उसी धन के ऊपर कि हमारे कंपोनेंट प्लान से दूध योजनाओं को, उनकी कोऑपरेटिव को, बैंक को, अनेक प्रकार की जितनी भी है, इन सब में हमारा धन लगा है, लेकिन हमारा आत्मा उसमें नहीं है। फिर इसलिए मैं संजय जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब के जीवन के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में लोगों को जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है, बनिस्पत इसलिए कि भाई वो अपने आर्थिक उन्नति के बारे में सोचते हैं। हमने पहले से कहा कि हमारा जो ट्रेंड है, हम लोग सबसे ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं, उसके बाद में धर्म को महत्व देते हैं, और उसके बाद में समाज को महत्व देते हैं, और अर्थ तो हमारे विषय में है ही नहीं। हम लोग अम्बेडकर लोग पैसों के मामले में, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, आर्थिक उन्नति के बारे में हम सब लोग आखिरी में सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।